अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरीशुल हसन ख़ान और आज हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 20 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आपने पढ़ी हुई होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। सही, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्लास 9 में भी हमने बहुत समझी है। अच्छा, अब इसकी थ्योरी और मज़ीद क्या सवाल बन सकते हैं, कैसे सॉल्व होता है, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 20.1 को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज़ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें रूट्स यानी कि जो इसके आंसर होंगे उनको रूट्स कहा जा रहा है और उसकी नेचर क्या होगी, यानी कि जो आंसर आ रहा है उसको किन अल्फाजों से नवाजा जाएगा। तो अभी हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इस ट्राइंगल को। सही है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये चीज़ आपके जहन में आ रही है, हमने पढ़ी हुई है। कहाँ से आपने पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कहाँ से आया ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया। चैप्टर भी तो हम उसी का पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर से जो ये रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई थी, बस इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सही है, अब आपको समझ आएगा आहिस्ता आहिस्ता। सवाल समझते हैं। सबसे पहले वो किस तरीके से शुरू किया जा रहा है। कह रहे हैं यूज डिस्क्रिमिनेंट, आप इसका इस्तेमाल करो। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए आपके पास जो पहला पार्ट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही दिया हुआ है। कह रहे हैं इसका इस्तेमाल करते हुए, डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करते हुए आप इसके रूट्स निकालो, यानी कि आंसर को रूट्स कह रहे हैं ये लोग। और फिर आंसर हमें नहीं बताओ क्या है, उसकी नेचर बताओ, नेचर क्या होती है। पहले हम आंसर की तरफ चलते हैं, फिर बताते हैं नेचर क्या होती है। हमने आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट होते हैं हम उसको क्या अल्फाज देते हैं। पहले वाले कोफिशिएंट को a के बराबर कह दिया, दूसरे वाले कोफिशिएंट को b के बराबर कह दिया और तीसरे वाले कोफिशिएंट को c के बराबर कह दिया। सही, फिर हमने लगाया फॉर्मूला, कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के ऊपर b की वैल्यू क्या थी 5, b के ऊपर स्क्वायर था तो 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया 4। a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -6, ये -6 है ना। अब ज़रा देखें 5 का स्क्वायर किसके बराबर है 25 के। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 25 प्लस 24 कितना हो गया हमारे पास 49। ये 49 क्या है हमारे पास, रूट। हमें क्या रूट बताना था, नहीं, रूट की नेचर। हमने बोल दिया कि ये रूट्स हैं रियल, रैशनल और अनइक्वल। अभी हम इसको डिटेल में नहीं बता रहे, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। सही है, इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। एक साथ पहले आंसर जमा कर लेते हैं, फिर एक तरतीब से आपको समझाते हुए जाएंगे, वरना अभी पहले सवाल में कुछ पढ़ा दूसरे में कुछ पढ़ा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। दूसरा इसका पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जी बिल्कुल है। बस इसमें कौन सी वाली टर्म गायब है, x वाली टर्म गायब है, x वाला कोफिशिएंट गायब है। तो जो चीज़ गायब होगी हम उसको किसके बराबर ले लेंगे, 0 के। अब आप इसको समझ लें, x गायब है तो x का कोफिशिएंट क्या है 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू क्या हो गई 0 एंड c की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 9। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला वही लग रहा है कि ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। 0 का स्क्वायर लेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आंसर आ गया डिस्क्रिमिनेंट का -108। ये भी क्या है हमारे पास, रूट आया। क्या हमें ये बताना है, बिल्कुल भी नहीं बताना। हमें बताना है रूट्स क्या है, नॉन रियल, कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट को दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं, इमेजनरी। सर आपने पिछले सवाल में कुछ कहा, इस सवाल में कुछ कह रहे हैं, तो आप समझते हैं क्यों हम ऐसे अलग अलग हर बात को कर रहे हैं। यहाँ ज़रा गौर से देखिएगा, टोटल 4 चीज़ें समझनी हैं। आपको बताया इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इनकी कंडीशंस हैं, तो 4 कंडीशन है, वो समझते हैं क्या कह रहे हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 की वैल्यू से बड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ में हो, तो हमारे पास उन रूट्स को क्या कहेंगे, वो रियल है, वो क्या है, अनइक्वल है। सही है, अगर 0 से
बड़ी वैल्यूज़ हो, यानी कि पॉजिटिव में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, रूट्स रियल और अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हुआ यानी कि माइनस में कुछ भी वैल्यू आ जाए तो वो क्या पढ़ेंगे, उसको हम नॉन रियल एंड कॉन्जुगेट। सही है। अब आपने गौर करा कि ये माइनस में वैल्यू आई थी तो हमने इसको क्या कहा था, नॉन रियल एंड कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट को दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं, इमेजनरी। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बुक के पीछे आंसर ही है, वरना फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ कुछ है और यहाँ पे सर ने कुछ और लिखवाया है। तीसरी कंडीशन समझते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बराबर है अगर 0 के, इक्वल किसे कहते हैं कि बराबर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अगर वैल्यू 0 आ रही है, 0 के बराबर है, तो उन रूट्स को कहा जाएगा वो रियल है और साथ साथ क्या है, इक्वल भी है। अनइक्वल क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के इक्वल कहा जा रहा है उस अगर उसके इक्वल नहीं होगी तो वो क्या कहलाती है, अनइक्वल कहलाती है। जैसे कि ये वाला, ये रियल है और साथ साथ अनइक्वल है, ये वाला नॉन रियल है और साथ साथ कॉन्जुगेट है, ये वाला रियल है और साथ साथ इक्वल है। समझ आ रही है। आपको और डिटेल में बता देता हूँ कि एक नंबर लाइन हमने पढ़ी होगी 9 क्लास में, 0 1 2 और -1 -2, यानी कि 0 के राइट हैंड साइड पे तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम नेगेटिव नंबर्स हैं। सही है। अगर पॉजिटिव में कुछ भी वैल्यू आ रही है तो वो रूट्स क्या कहलाएंगे, रियल और अनइक्वल। अगर नेगेटिव में कुछ भी वैल्यू आ रही है तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन रियल और कॉन्जुगेट। सही है। और अगर सिर्फ और सिर्फ 0 आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रियल और इक्वल। 3 कंडीशंस अच्छे से समझ आ गई है। कंडीशन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कंडीशन नंबर 4 कहते हैं कि अगर भाई 0 से बड़ी हो, ये तो पहले भी हमने पढ़ा था, लेकिन साथ साथ क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तो वो रूट्स क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रैशनल एंड अनइक्वल। सही है। अब जैसे पार्ट 1 की तरफ हम चलते हैं, जो हमने सॉल्व करा था वहाँ पर ज़रा देखो, मैंने इसके क्या नेचर लिखी है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये तो पहली वाली बात है, लेकिन ये रैशनल भी तो लिखा है। रैशनल क्यों लिखा था, क्योंकि ये आंसर परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर आप लोगों को पता ही है कैसे कहते हैं, ऐसा नंबर जिसकी जगह वो नंबर रखा जाए और स्क्वायर लिया जाए तो बिल्कुल उसी के बराबर आना चाहिए। तो 49 की जगह अगर मैं 7 का स्क्वायर रखूँगा तो 49 के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर बड़ा है 0 से, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी नेचर क्या होगी, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रूट्स की नेचर देखी है। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m। डिटरमाइंड हो, फाइंड हो, कैलकुलेट हो, ये तमाम के तमाम लफ्ज़ का मतलब होता है कि बस इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, आप निकाल के दो हमें। किसकी वैल्यू मालूम करनी है, अल्फ़ाबेट m की वैल्यू मालूम करनी है। करना क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेजन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल, कि ये जो आपको इक्वेजन दी हुई है वो क्या है, हमारे पास इक्वल है, 0 के बराबर है। तो कह रहे हैं इस वाली इक्वेजन को सॉल्व करो और इसमें एक अल्फ़ाबेट यूज़ होता है m, इसमें से हमें वैल्यू निकाल के दे दो m की। हमने कहा सही है। हमें पता कैसे चला ये इक्वेजन है, इक्वल टू लगा हुआ है। सही है। इक्वल टू से हमें पता लग जाता है ये इक्वेजन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेजन का कैसे पता लगता है, कि पहले वाले अल्फ़ाबेट के पास स्क्वायर हो, दूसरे वाले के पास कुछ नहीं यानी कि 1 हो। सही है, 0 नहीं 1, और तीसरे वाले के पास अल्फ़ाबेट ही ना हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो ये कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेजन। हमने सवाल को दोबारा कॉपी करा। सही है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये इन्होंने बात को बस बढ़ाया हुआ है और कुछ भी नहीं करा हुआ, कि m की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। सही है। हमें समझ आ गई भाई उनकी बात। हमने फार्मूला वही लगाया, वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac। कोफिशिएंट कहते हैं अल्फ़ाबेट से पहले लिखी हुई चीज़, चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, मेरा नाम भी लिखा होगा तो वो कोफिशिएंट कहलाएगा, इस अल्फ़ाबेट से पहले लिखी हुई चीज़। और जिसके पास अल्फ़ाबेट ही नहीं है उसे कहते हैं कांस्टेंट, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू। सही है। अब इस इक्वेशन में से a का कोफिशिएंट ये आ गया, b का कोफिशिएंट ये आ गया और c का कोफिशिएंट ये आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ था सवाल के अंदर 2 × m+3, तो मैंने क्या करा, 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे लिख दिया 2m+6। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, हमें नीचे आके भी तो ये काम करना पड़ता, तो सवाल में ही पहले सॉल्व कर दिया। अब हमने वैल्यूज़ निकालनी, जैसे पिछले सवाल में करा था
फॉर्मूले में पुट करें और आंसर निकालें। अब b की जगह मैंने जब 2m + 6 रखा और उसके ऊपर स्क्वायर आया तो फार्मूला लग जाएगा कौन सा वाला, a + b का होल स्क्वायर। सही है। -4 अपनी जगह पे आ गया, a की वैल्यू लिखी हमने m+1 और c की वैल्यू लिखी हमने 2m + 3। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब ज़रा मुझे बताओ, फॉर्मूला याद है आपको, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर, ऐसे ही है। तो जब 2m के ऊपर स्क्वायर लगा तो ये बन गया 4m²। फॉर्मूले का 2 और फॉर्मूले का ये 2 आ गया। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2m और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। तो ज़रा इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24 और a का m आया तो 24m। सही है। हम बिल्कुल आराम से चल रहे हैं तो समझ आ जाएगा आपको। जब b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर लिया तो वो किसके बराबर होता है 36 के। हमने फार्मूला हल कर दिया। अब आगे आ जाएं। -4 को ऐसे ही रखा, अभी दोनों इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दिया। इन दोनों ब्रैकेट का मतलब क्या है कि पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू दोनों दूसरे ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि m 2m से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। फिर बारी किसकी आएगी 1 की, 1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। तो टोटल ये 4 टर्म्स बन जाएंगी। m मल्टीप्लाई हुआ 2m से तो हमारे पास बन गया 2m²। अल्फ़ाबेट सेम होंगे तो पावर प्लस हो जाएंगी। m जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन गया 3m। सही। अब 1 अगर मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो वो सामने वाली चीज़ बन जाती है, 1 बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो 1 2m से मल्टीप्लाई हुआ 2m, 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3। अब ज़रा गौर से देखिएगा, अभी इस ब्रैकेट को मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर दिया, ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया। सही। अब मैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8m²। सही है। अब मैंने इन दोनों को डायरेक्ट प्लस कर दिया, वरना मुझे एक स्टेप बढ़ाना पड़ता। 3 + 2 5 और एक सेम अल्फ़ाबेट था तो 5m, और जब 5m -4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -20m +3 प्लस माइनस -4 × 3 = 12। सही है। अब मुझे क्या करना है, तमाम के तमाम प्लस माइनस हो रहे हैं तो लेकिन देखना है ये सेम अल्फ़ाबेट सेम पावर वाले आपस में कोफिशिएंट सॉल्व होंगे। जैसे कि ये 4m² और ये माइनस का 8m²। +4 -8 तो माइनस का 4m² आ गया आपके पास। सही है। +24 -20m तो ये माइनस का 4m आ गया। क्लियर। +36 -12 तो ये प्लस का क्या आ गया आपके पास 24। अब हमने देखना है इन तीनों में से कोई चीज़ कॉमन निकल सकती है। जी बिल्कुल कॉमन निकल रही है, 4 इसके पास भी, इसके पास भी, और 24 के टेबल में भी 4 आता है। जब हम -4 कॉमन लेंगे तो -4 कॉमन आया तो ये क्या बन गया प्लस का m², और यहाँ से -4 बाहर गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा +m, क्योंकि माइनस साइन बाहर चला गया अंदर प्लस बचेगा, 4 बाहर चला गया कुछ नहीं बचा तो m बचा। प्लस में से माइनस साइन बाहर चला गया तो अंदर वाला भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो गया -24 किसको मिला के आता है 4 और 6 को, 4 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 6। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के ये इक्वेशन बन के आई है। फिर आपको शुरू में इन्होंने बताया था कि ये रूट्स क्या हैं इक्वल हैं, यानी कि वो किसके बराबर है 0 के बराबर है। जब वो 0 के बराबर हैं डिस्क्रिमिनेंट तो हमने बोल दिया कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो ये इक्वेशन भी किसके बराबर हो जाएगी 0 के। सही है। -4 क्या कर रहा था मल्टीप्लाई, और जब 0 से डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा 0 ही बचेगा। कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो आंसर में 0 ही आता है। तो हमारे पास एट दी एंड आंसर में 0 किसके बराबर आ गया m² -m -6। अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं बचा कि हम यहाँ से माइनस की वैल्यू निकाल सकें। लेकिन ज़रा देखें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, पहले के पास स्क्वायर, दूसरे के पास पावर 1 और तीसरे के पास अल्फ़ाबेट ही नहीं। तो फिर हमने बोला इसके पास एक ही तरीका है, क्या लगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो, जो कि मैंने पहले लिखवाई थी आपको। तो इसका कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है तो 1, तो एक बराबर हो गया 1 के। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है -1, तो b बराबर हो गया -1 के। एंड c हमारे पास क्या बचा -6। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b + √b² - 4ac/2a। सही है। b की वैल्यू रखी -1, 4
ए की वैल्यू रखी 1 और सी की वैल्यू रखी -6 और ए की वैल्यू दोबारा रख दी 1। माइनस माइनस प्लस का 1, जब -1 का स्क्वायर लिया तो 1। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर इवन नंबर है तो माइनस साइन खत्म हो जाता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाओगे एट दी एंड क्या आ जाएगा, प्लस आ जाए। चाहे इसको 4 दफ़ा करवा के देख लो, 6 दफ़ा करवा के देख लो। अब देखिएगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, लेकिन माइनस माइनस प्लस। अब आप बोलेंगे सर ने ये बीच वाला साइन नहीं पड़ा, तो भाई माइनस प्लस माइनस 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 फिर क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो ये बन गया 1 + 24। जब 1 + 24 हुआ तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और 2 1 जा 2, ये डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। अब भी हमारे पास वैल्यू क्यों नहीं आ रही, ये काम इतना लंबा ही होता है बेटा, सही। तो m की वैल्यू है हमारे पास 1 ± 5/2। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, उसको कहते हैं कंडीशन को आइदर और। कि अभी यहाँ पे 2 साइन दिख रहा है आपको, प्लस भी दिख रहा है और माइनस भी, तो हम प्लस वाले को अलग कर देंगे और माइनस वाले को अलग कर देंगे। 1 + 5 6 / 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। m की एक वैल्यू आई 3। 1 - 5 माइनस का 4, और जब माइनस का 4 2 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा जाएगा माइनस का 2। तो m की हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई, एक +3 और दूसरा -2। हमने ये काम करना था इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा, डिस्क्रिमिनेंट के रूट्स निकालना सीखे और उस रूट्स की नेचर निकालना सीखी। अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।